बड़े बड़े सपने रखने वाली एक 27 साल की लड़की जिसको ट्रैकिंग ट्रैवलिंग वगैरह का बहुत ज्यादा शौक था, वो एक 28 साल की लड़की के प्यार में पड़ गई जो एक टाइम पे शेफ हुआ करता था, जिसको ब्लॉगिंग वगैरह भी बहुत शौक था। इस लड़के के साथ वो लड़की अपने फ्यूचर के सपने देख रही थी, बट उसे क्या पता था जिसके साथ वो सपने देख रही है वही उसको टुकड़ों में बिखेर देगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम और हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आफताब और श्रद्धा के केस की। अभी का ये सबसे जाना माना केस है और शायद भारत का हर एक इंसान इस केस के बारे में जानता है। अब तक इस केस की सुनवाई नहीं हुई है, पर थोड़ा डिटेल्स पे ध्यान देते हुए चलिए केस की बात करते हैं। प्रॉपर वसई की रहने वाली श्रद्धा वालकर का जन्म 1995 में हुआ था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर, श्रीजय, माँ और जो श्रद्धा, ऐसा उनका परिवार था। थोड़े दिनों बाद ही श्रद्धा के पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए वसई से शिफ्ट होकर पालघर में अपना घर बसाया है। श्रद्धा की माँ और श्रद्धा के पापा दोनों में इंटरनल इश्यूज की वजह से हमेशा झगड़े हुआ करते थे, तो कुछ टाइम बाद हमेशा झगड़ों की होने की वजह से श्रद्धा वालकर के पापा विकास वालकर परिवार से अलग होकर अकेले ही रहने लग गए। वाइवा इंस्टीट्यूट से उसने अपनी बीएमएम तक की पढ़ाई पूरी करी और 2017 से लेकर मार्च 2018 तक उसने एक कॉल सेंटर में जॉब किया। 2018 से लेकर 2020 तक उसने एक रिटेल स्पोर्ट्स शॉप में सेल्स मैनेजर की भी जॉब करी। उसके बाद ये जॉब उसने कोविड में छोड़ दी। तो इस दरमियान उसने अपने बीएमएम के पेपर कंप्लीट कर लिए और फिर उसने आईटी फर्म ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे उस थोड़े टाइम बाद उसको टीम लीडर की पोस्ट पे प्रमोट किया गया। अब आफताब के बारे में जानते हैं। आफताब का जन्म 1994 में हुआ था। वो भी वसई का ही रहने वाला था प्रॉपर। उसने अपनी पढ़ाई सेंट फ्रांसिस स्कूल से कंप्लीट करने के बाद में राहेजा कॉलेज से अपना बीएम में उसका पढ़ाई कंप्लीट किया था। उसके बाद उसने सेंटा क्रूज के कॉलेजेस में भी अप्लाई किया था, बट वहाँ पे उसने बीच में वो छोड़ दिया। आफताब को फूड ब्लॉगिंग वगैरह का भी काफी शौक था। उसका इंस्टाग्राम पे हंगरी छोकरो नाम से उसका फूड ब्लॉगिंग पेज भी बहुत फेमस है। आफताब की माँ एक हाउसवाइफ और आफताब के पापा एक रिटेल शू शॉप सप्लायर है। आफताब और श्रद्धा की जान पहचान, श्रद्धा जब कॉल सेंटर में काम कर रही थी वहीं पे उनकी जान पहचान हुई थी। ये पता नहीं है कि वो लोग कब, कहाँ और कैसे मिले थे, बट जब जॉब पे मिले थे वो लोग, तो वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। साथ में जॉब होने की वजह से दोनों की दोस्ती को रिलेशनशिप में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगी। 2018 तक ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। फिर थोड़े दिनों बाद आफताब के कहने पे ये दोनों कपल लिविंग में भी रहने लग गए थे। जब श्रद्धा अपने माता पिता से मिलने अपने घर आई तो उसने अपनी माँ को आफताब के बारे में पूरी बातें बता दी और उसको बताया कि आफताब से मुझको शादी वगैरह भी करनी है। बट श्रद्धा एक हिंदू थी और आफताब एक मुस्लिम। इंटरकास्ट रिलेशनशिप होने की वजह से श्रद्धा की माँ इस रिलेशन के खिलाफ थी। उसने साफ मना कर दिया कि ये रिलेशन आगे मत बढ़ाना और शादी का तो हम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। श्रद्धा के पापा को भी श्रद्धा की माँ ने ये सारी बात बताई। श्रद्धा के पापा भी इंटरकास्ट रिलेशनशिप के खिलाफ थे, तो उन्होंने भी इस रिलेशनशिप को मना कर दिया। बट श्रद्धा ने बहुत सारा झगड़ा किया घर पे और फिर लास्ट में घर पे वो बोल के आई कि आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना, और उसने वो घर छोड़ दिया और वापस मुंबई चले आ गए। माँ की अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से श्रद्धा इमोशनली इम्बैलेंस हो गई और पूरी की पूरी इमोशनली आफताब के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। श्रद्धा और आफताब का रिश्ता अच्छा चल रहा था। शुरुआत शुरुआत में ये दोनों प्यार में डूबे हुए थे, बहुत अच्छे से सारी चीजें जा रही थी। पर जब श्रद्धा की माँ की डेथ हो गई और इमोशनली श्रद्धा पूरी तरह से आफताब के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो आफताब ने श्रद्धा का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो ज्यादा सब जॉब पे जाता भी नहीं था। घर के बिल और आफताब के व्यसनों के बिल भी श्रद्धा ही पे किया करती थी। बहुत सारे आर्टिकल्स के हिसाब से आफताब बहुत ज़्यादा बम्बल वगैरह पे एक्टिव रहता था, डेटिंग ऐप्स वगैरह बहुत सारे यूज़ करता था और श्रद्धा और आफताब की डेटिंग ऐप से ही मिले थे। ये बात क्लियर नहीं है कि ये लोग मिले कैसे थे, बट रिसेंटली श्रद्धा के दोस्तों ने कंफर्म कराया है कि ये दोनों डेटिंग ऐप पे ही मिले थे। श्रद्धा की माँ की डेथ के बाद श्रद्धा के पापा ने उसको 2 से 3 बार कॉल कराया था। हर कॉल पे उन्होंने यही पूछा कि उसने अपना इरादा बदला है या नहीं, बट श्रद्धा ने मना कर दिया। श्रद्धा ने बताया कि कभी-कभी हमारे बीच में झगड़ा भी हो जाता है, कभी-कभी वो मुझसे मारपीट भी करता है, पर बाद में आके सॉरी बोल देता है और मैं उससे प्यार करती हूँ, तो मैं उसी के साथ ही रहूँगी।
मारपीट के बारे में सुन के श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा को वापस आने के लिए बोला, बट श्रद्धा ने मना कर दिया। श्रद्धा ने अपने दोस्तों को भी कई बार बता रखा था कि आफताब उससे मारपीट करने लग गया है और कभी-कभी उसको मारने की धमकी भी देता है। कुछ दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ही खराब हो गए, तो श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 के दिन एक पुलिस कंप्लेंट भी करी थी, जिसमें उसने मेंशन करा था कि आफताब उससे बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा है और लास्ट 6 महीनों में तो उसका मारपीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसने रिसेंटली उसकी जान लेने की कोशिश भी की थी और वो उसको धमकियाँ देता है कि वो उसको मार के टुकड़े करके फेंक देगा। वो अब ये रिलेशन तोड़ना चाहती थी, बट आफ़ताब की धमकियों की वज़ह से ये रिलेशन को तोड़ नहीं पा रही थी। थोड़े दिनों बाद आफ़ताब के घर पे भी इस रिलेशन के बारे में पता चल गया, बट आफ़ताब की फैमिली भी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी, तो उन्होंने भी इस रिश्ते को मना कर दिया। बार-बार घरवालों से गुस्सा करना, घरवालों का परेशान करना, इन सब से तंग आके इस कपल ने सिटी चेंज करने का सोचा, तो वो लोग मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए। दोस्तों से डिस्कस करके 8 मई 2022 को ये कपल दिल्ली शिफ्ट हो गया। पहला दिन उन्होंने होटल में गुजारा, दूसरे दिन वो लोग छतरपुर में रहने वाले अपने दोस्तों के यहाँ गए। दोस्तों से अपनी सारी बातें डिस्कस करी, तो उस दोस्त ने पहचान से छतरपुर में उनको एक फ्लैट दिलाया और वो लोग डी 93/1 नाम के इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। श्रद्धा अपने परिवार के कांटेक्ट में अब भी नहीं थी। श्रद्धा के पापा और श्रद्धा के भाई सोशल मीडिया के जरिए ही श्रद्धा की खबर रखते थे, उसका न्यूज स्टेटस, न्यू टीवी देख के वो अनुमान लगाते थे कि श्रद्धा ठीक है। श्रद्धा के स्टेटस डीपीज वगैरह में दिल्ली का नया एरिया देख के इन दोनों को क्यूरियोसिटी भी हुई कि ये कहाँ है, बट इन दोनों ने उसको पूछा नहीं। तो फिर मिडल ऑफ मई के बाद श्रद्धा का अचानक कोई अपडेट नहीं आया, कोई स्टेटस स्टोरी चेंज नहीं हो रहा था, कोई अपलोड नहीं हो रहा था। तो श्रद्धा के पापा और श्रद्धा के भाई को चिंता होने लग गई। उन्होंने उसका फ़ोन भी ट्राई करा, बट उसका फ़ोन भी काफ़ी समय से बंद आ रहा था। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने गुज़र गए, बट श्रद्धा का कोई न्यू स्टोरी, न्यू अपडेट नहीं आया। इसी बीच श्रद्धा के भाई को श्रद्धा के एक दोस्त का कॉल आया। उसने पूछा कि श्रद्धा कहाँ है और उसका नंबर काफ़ी समय से बंद आ रहा है। उसने अगर नंबर चेंज किया हो तो आप मुझे वो नंबर दीजिए। श्रद्धा का भाई खुद ही परेशान था, तो उसने अपनी सारी बात उसको बताई और उसको ये भी बताया कि अगर तुझको नया नंबर मिल जाता है तो वो हमें बताए और श्रद्धा से बात होती है तो उसकी अपडेट भी हमें दे। फिर श्रद्धा के पापा और श्रद्धा के भाई ने श्रद्धा के रिलेटेड इंक्वायरी करना शुरू कर दी, तो उन्हें बाद में पता चला कि श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट हो गई है और वहीं पे जॉब भी कर रही है। बट सब में एक बात कॉमन थी कि किसी का भी उससे पिछले कुछ महीनों में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसका नंबर भी बन जा रहा था और कोई अपडेटेड नंबर भी किसी के पास नहीं था। सबकी बातें सुनकर श्रद्धा ने अपने पालघर के लोकल पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने वहाँ पे श्रद्धा के बारे में सब कुछ बताया और उसको ये भी बताया कि वो आफ्ताब के साथ वगैरह रहती है और रिसेंटली वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई है, ये भी बात उनको बताई। जब श्रद्धा के पापा ने बताया कि रिसेंटली श्रद्धा दिल्ली छतरपुर एरिया में शिफ्ट हो गई है, तो पालघर की पुलिस ने उनको बताया कि ये केस फिर छतरपुर जो महरौली के पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, उनका है। तो उन लोगों ने पालघर से वो केस महरौली के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया। सितंबर में पालघर में दर्ज हुआ ये केस नवंबर होते-होते महरौली पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। महरौली में जब ये केस पहुंचा, तो इस केस के रिलेटेड पूछताछ के लिए श्रद्धा के पापा और श्रद्धा के भाई को महरौली पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। उन लोगों ने उनसे पूछताछ करी और जब उनको पता चला कि सबसे लास्ट श्रद्धा आफ्ताब के साथ ही रहती थी, तो ऑब्वियसली आफ्ताब के बारे में उन्होंने डिटेल्स निकलवाई। आफ्ताब का नंबर निकाल के आफ्ताब को ट्रेस किया गया। आफ्ताब आसपास के एरिया में ही उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई, तो उस एरिया पे पुलिस वाले पहुंच गए। वहां पे आजू बाजू लोगों से उसका फ्लैट पूछा गया, लोगों ने उसका फ्लैट बताया। लोगों ने बताया हुए उस फ्लैट पे पुलिस पहुंच गई। जब पुलिस पहुंची तब आफ्ताब घर पे ही था। आफ्ताब से जब श्रद्धा के बारे में पूछताछ की गई, तो आफ्ताब ने बताया कि मई में हमारा झगड़ा हो गया था, तो तब उसने अपना पूरा सामान पैक करके उसने बोला था कि वो मुंबई जा रही है करके, तब वो निकल गई थी। तब से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने उसके बाद उसको बहुत बार कॉल करने का ट्राई भी किया था, बट उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। तो इस बात पे उन्होंने आफ्ताब का फ़ोन चेक करा, बट 19 मई के बाद उसने श्रद्धा को एक भी कॉल नहीं किया था। तो फिर उससे और ज़्यादा सवाल पूछे गए। जब क्वेश्चन पूछे गए तो आफ्ताब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ऐसे ट्रांसफ़र हो के गोल-गोल घुमा के आंसर दे रहा था। तो शक के चलते महरौली पुलिस स्टेशन वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अपने वैन में बिठा के पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद जब उसको अच्छे से पूछताछ की गई, तब उसने जो स्टोरी बताई वो आज पूरा भारत देश जानता है। आफ्ताब ने बताया कि दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों के झगड़े जो थे और भी बढ़ गए थे। बार-बार ये दोनों झगड़ते थे।
झगड़ों का रीज़न इस टाइम पे था कि श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफ़ताब शादी के लिए तैयार नहीं था। तो इस वज़ह से इन दोनों के हमेशा झगड़े होने लग गए। पुलिस ने इस केस के रिलेटेड जो चार्जशीट बनाई है, उस चार्जशीट के हिसाब से 17 मई 2022 के दिन इन दोनों ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। पर उसके बाद शाम में इन दोनों के बीच में जब खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा फिर से झगड़ा हो गया, तो श्रद्धा गुस्से-गुस्से में अपने घर से चली गई और वो अपने किसी दूसरे मेल फ्रेंड के यहाँ पे रहने चली गई। उसने वो रात वहीं पे गुज़ारी और सुबह जब वो वापस आई, तो आफ़ताब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इस बात पे उन दोनों का बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, फिर थोड़ी देर बाद ये लोग शांत भी हो गए। उन लोगों ने खाना वगैरह खाया, पर शाम तक फिर से उन दोनों का झगड़ा बढ़ गया। फिर से उन्होंने उस टॉपिक पे बा झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस झगड़े में आफ़ताब का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने धक्का देके श्रद्धा को नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठ के वो उसके साथ मारपीट करने लग गया। मारपीट के बीच में अब आफ़ताब ऊपर बैठे होने की वज़ह से श्रद्धा कुछ कर नहीं पा रही थी, तो गुस्से में आफ़ताब ने उसका गला दबाना चालू कर दिया। श्रद्धा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, बट आफ़ताब के वज़न की वज़ह से वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आफ़ताब कंटिन्यू श्रद्धा का गला दबाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद धीरे-धीरे करके श्रद्धा की हरकतें कम होने लग गई और श्रद्धा की मौत हो गई। 18 मई 2022 के दिन श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद अभी भी आफ़ताब गुस्से में था, तो वो बस उस लाश से उठा, साइड में बैठ के उस लाश को घूरते रह गया। घूरते-घूरते वहीं उस लाश के साइड में सो गया। सुबह जब उठा, उसने नॉर्मली अपना पूरा डेली का काम, खाना वगैरह सब किया। वो दिन भी चला गया। फिर 2 दिनों बाद 2 दिनों तक वो लाश वैसे ही पड़ी थी। 2 दिनों बाद उसने एक प्लान बनाया। वो जाके अपने मार्केट से एक नया फ्रिज खरीद के लेके आया, कुछ काटने का सामान, कुछ प्लास्टिक की पॉलीथिन्स एंड और केमिकल्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने खरीदी और वो सारी चीज़ें लेके वो घर वापस आया। उसने श्रद्धा के बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम में लेके चला गया। फिर उसने अपना पूरा घर साफ किया। श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम में ले जाके उसने वहाँ पे श्रद्धा के बॉडी को बड़े-बड़े पार्ट्स में काटना शुरू कर दिया। उसने बड़े-बड़े पार्ट्स में बॉडी को काटा और फिर उन पॉलीथीन्स में भर के उसको फ्रिज में रख दिया। फिर ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करके खाया और बचा हुआ खाना, दूध वगैरह सब उसी फ्रिज में रख दिया जहाँ पे श्रद्धा की लाश रखी हुई थी। उन्हीं श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों के आस-पास उसने अपना दूध, खाना वगैरह सब कुछ उसी में रखा हुआ था। आफ़ताब ने बाद में अपने बाथरूम वगैरह को पूरा केमिकल से साफ करके खून के धब्बे वगैरह मिटा दिए। आफ़ताब को अभी एक ही चिंता थी कि इन टुकड़ों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसने अपने एरिया में छानबीन करी, उसको याद आया कि थोड़ी ही दूर पे उसी एरिया में महरौली के जंगल पड़ते हैं पास ही में। तो उसने सोच समझ के एक प्लान बनाया। आफ़ताब को टुकड़े ठिकाने लगाने का आइडिया तो मिल गया था, बट उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर सारे टुकड़े एक साथ में फेंक दूँगा तो किसी को तो मिल जाएँगे और पुलिस तक ये बात पहुँच जाएगी। तो उसको पुलिस से भी बचना था और टुकड़ों को ठिकाने भी लगाना था। तो पूरा दिमाग लगा के उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन टुकड़ों को और ज़्यादा छोटा कट करके, थोड़े-थोड़े करके अलग-अलग हिस्सों में फेंक दूँ। तो किसी को शक भी नहीं होगा और बॉडी डिस्पोज़ भी हो जाएगी। तो यही प्लान के हिसाब से वो बॉडी को उसने निकाला, थोड़े टुकड़े निकाले, थोड़े टुकड़ों को उसने छोटा-छोटा कट किया, पॉलीथीन में भर के बैग में भरा। फिर वो सो गया रात के 2 बजे का अलार्म लगा के। रात के 2 बजे वो उठा, जब उस जंगलों के आस-पास कोई रहता नहीं है। 2 बजे वो उठा, उसने अपना बैग उठाया, बैग में वो टुकड़े डाले और जंगल के एक एरिया में जाके वो फेंक आया। एक ज़माने में आफ़ताब शेफ़ हुआ करता था, तो उसे चॉपिंग वग़ैरह का काम अच्छे से आता था, तो उसको टुकड़े करने वग़ैरह में कोई परेशानी तो नहीं हो रही थी। फिर उसने धीरे-धीरे करके अपना ये रूटीन बना लिया कि वो रात के 2 बजे उठता, थोड़े टुकड़े निकालता, उसको छोटा-छोटा करके फिर जंगल के किसी एरिया में जाके फेंक के चला आता। आर्टिकल्स के हिसाब से एक न्यूज़ भी आई थी कि जब श्रद्धा की बॉडी उसी फ्रिज में पड़ी हुई थी, तब आफ़ताब अपनी एक न्यू डेट को भी अपने फ्लैट पे लेके आया था। जून-जुलाई के बीच में जब जितनी बार वो लड़की उस फ्लैट पे आई थी, उस टाइम पे श्रद्धा की बॉडी उसी फ्रीज़ में रखी हुई थी। थोड़े दिनों बाद उसे समझ आ गया कि अभी बॉडी सड़ना शुरू हो गई है, तो उसे पता था कि अभी ये स्मेल आना शुरू हो जाएगा, तो वो दिन भर अपने रूम में बॉडी फ्रेग्रेंस वगैरह मार के रखा ताकि जो स्मेल है वो दूर तक फैले नहीं। आफ़ताब ने पूरा बंदोबस्त किया था कि श्रद्धा को कोई मिस ना करे। उसने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपने फ़ोन में ओपन कर रखे थे, वो उनके फ्रेंड को रिप्लाई भी कर रहा था, उसके कार्ड्स के बिल वगैरह भी उसने पे कर दिए। उसने सारा बंदोबस्त किया था कि सबको लगे श्रद्धा अभी भी ज़िंदा है।
इसका रोज का डेली का रूटीन यही चल रहा था कि वो जाता, टुकड़े फेंक के महरौली के जंगलों के किसी एरिया में एक टुकड़े फेंकता, वापस आता, रात में आके सो जाता। यही रूटीन उसने 5 जून 2022 तक चालू रखा। 5 जून 2022 पे उसने लास्ट टुकड़े फेंक दिए। तो उसने वापस आके फिर से एक बार अपना पूरा घर साफ किया। मर्डर के 2 हफ्ते बाद गुरुग्राम में उसने अपनी जॉब भी रिजॉइन कर ली थी और फिर उसने पूरे टुकड़े फेंकने के बाद अपनी लाइफ फिर से नॉर्मली स्टार्ट कर दी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अगर आफ्ताब की हम सोशल लाइफ डिस्कस करें तो उसकी सोशल लाइफ देख के कोई बोलेगा भी नहीं कि इसने कभी मर्डर किया होगा। वो अपने आप को एलजीबीटीक्यू सपोर्टर दिखाता था। उसने दिवाली के दिन ईगो वगैरह को मारने की पोस्ट डाली हुई थी। ऐसी सारी बातें उसने लिखी हुई थी। ये सब देख के कोई बोल भी नहीं पाता कि इसने मर्डर कर रखा है। आफ्ताब की ये सारी कहानी सुनने के बाद महरौली पुलिस स्टेशन ने एक फॉरेंसिक टीम आफ्ताब के फ्लैट पर भेजी। जितने सैंपल हो सके उतने सैंपल इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बता रखा था। और फिर एक एक टीम के साथ आफ्ताब को उस जंगलों में ले जाया गया और उन जंगलों में कहाँ-कहाँ उसने टुकड़े फेंके थे वहाँ का एरिया उसको दिखाने के लिए बोला गया। यहाँ पे ये दिक्कत थी कि इस मर्डर को हुए 5 महीने हो चुके थे। अभी तक बॉडी पूरी डिकम्पोज़ हो गई थी और घर पे भी पूरा उसने साफ-सफाई कर दिया था, तो सैंपल्स हैं वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी उन जगहों पे पुलिस को कुछ बोन्स वगैरह मिले, उन बोन्स को वहाँ से उठा लिया गया। फॉरेंसिक टीम को भी 1-2 सैंपल्स मिले फ्रिज में से, तो वो भी उन्होंने उठा लिए। उन बोन्स का डीएनए श्रद्धा के पापा और श्रद्धा के भाई के साथ मैच कर गया, तो उससे क्लियर हो गया कि ये बोन्स जो है वो श्रद्धा के ही है। पुलिस ने आफ्ताब को 11 नवंबर 2022 को ही अपनी कस्टडी में ले लिया था और बाद में ये सारी बातें सामने आने के बाद आफ्ताब के ऊपर सेक्शन 302 के तहत मर्डर और 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए। इन सब के बाद पुलिस ने आफ्ताब का नार्को टेस्ट वगैरह ऐसी 1-2 टेस्ट भी कराई। 182 लोगों का बयान लिया गया इस केस के रिलेटेड। आफ्ताब के फ्रेंड, श्रद्धा के फ्रेंड, इन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स, इनके वर्क लोकेशन के मैनेजर, कलीग्स वगैरह जिनसे आफ्ताब ने फ्रिज वगैरह खरीदा था, आरी वगैरह खरीदा था, ये सामान, दोनों का फैमिलीज, इतने सारे लोगों से पूछताछ करी गई। और इन सब पूछताछ के बाद केस के रिलेटेड 6629 पेजेस की चार्जशीट पुलिस ने बनाई और कोर्ट में सबमिट कर दी। अभी भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि इस केस में जो मेन मुद्दा था, जिस दिन श्रद्धा गुस्से-गुस्से में एक शख्स के यहाँ रहने चली गई थी, वो शख्स आखिर कौन था, ये अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस केस के रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आता है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में वो पिन कर दूंगी। इस केस के बाद देश में बाद में बहुत ज्यादा हलचल मच गई, बहुत सारे मोर्चे हुए, हिंदू मुस्लिम के विवाद भी हुए, भारत की जनता रस्तों पे उतर आई, आरोपी को फांसी देने की जनता ने मांग करी, ये सारी चीजें होने लग गई। कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद का एग्जाम्पल भी बताया, बट इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि आफ्ताब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसको ये बॉडी को कट वगैरह करने का आइडिया डेक्स्टर नाम की एक सीरीज वो देखता था, उससे ही आया था। और लास्ट हमने जो केस डिस्कस किया था उसमें भी जेसिका दो डिस्टर्बिंग शो बहुत देखा करती थी, उसको खून वगैरह देखना बहुत पसंद आ गया था और उसको हमेशा लगता था कि वो भी ऐसा कुछ करे। तो शोज हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और अगर वीक माइंडेड इंसान कोई ऐसे शोज देख रहा है तो उनको इन सब से फैंटेसी होने लगती है कि हमें भी ऐसा करना है, हमें फ़ील करना है कि ये ऐसा करने से क्या होता है। तो आई फ़ील कि इसमें लव जिहाद वगैरह का कितना कंट्रीब्यूशन है आई डोंट नो, बट आई फ़ील कि इसमें इन सब शोज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मर्डरर के माइंड पे। कोई इंसान एक ही चीज़ को अगर कंटिन्यू बार-बार सुने, देखे तो वो चीज़ उसके लिए बहुत आम हो जाती है और फिर वो उस चीज़ को करने के लिए रेडी भी हो जाता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका श्रद्धा मर्डर केस के रिलेटेड क्या ख्याल है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दिल का टुकड़ा कह के मुझको घर था लाया वो, पर 35 टुकड़े कर फेंका मेरी काया को। इस दुनिया में एक लड़की अब कैसे किसको चाहे, थामे हाथ वो जिसका वो ही उसकी काटे बाहें। ये बातें याद रहे, कहानी ध्यान रहे, ये बातें याद रहे, कहानी